नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज़ में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। कोर्ट से घर लौट रहे अधिवक्ता को शरेशाम अपराधियों ने मारी गोली, दहशत में पूरा परिवार। पुलिस मामले की कर रही है जांच। अधिवक्ता पर फायरिंग को लेकर जिला बार एसोसिएशन चिंतित। पुलिस प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। और शराब तस्करों के मंसूबे पर फिरा पानी, अनलोड से पुलिस ने मारा छापा। 50 लाख का विदेशी शराब जब्त, एक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को अलग अलग इलाके में 6 जगहों पर 5 पुरुष के अज्ञात शव मिले तो शाम होते ही सिविल कोर्ट से घर जा रहे वकील को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड की है। गोलीबारी की घटना में अधिवक्ता अमर झा को गोली लग गई। उनको बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शुक्रवार को डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर अधिवक्ता के सीने से गोली निकाल दी। घटना के काफ़ी घंटे बाद भी पुलिस अब तक न तो अपराधियों को पहचान पाई है। पुलिस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बता रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस मामले का खुलासा कर देगी और अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। घायल अधिवक्ता अमर झा अहियापुर के शेरपुर ढाब के रहने वाले हैं और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में कार्यरत हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर छानबीन कर रही है। सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि पुलिस को घटनास्थल से किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि खून के निशान मिले हैं। एसडीपीओ भी जांच में जुटी है। पुलिस को आशंका है कि नोक-झोंक में घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाई गई है। हमारे सीनियर तो छोड़े, फिर 2 जगह काम किए, घर की ओर लौट रहे थे, पुल जाम था। हम पुलिस पर रुके थोड़ा देर, फिर आगे बढ़े। तो इसी बीच में जब भी पुल जाम रहता है तो हम इस पार में थोड़ा देर रुक जाते हैं। जामेदारी का तेल जलाने में कोई फ़ायदा नहीं है। निकल बढ़ दे थोड़ा कम देखते हैं। अब समझिए कि पुल लास्ट उतर रहे होंगे या थोड़ा पहले ही रहे होंगे। इतना दाढ़ी सब आवाज़ पे मारता है, कुछ भी पता नहीं चला। खालता रास्ता मिला, मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से भागता है, हम उस पर चले गए। जब हम तेज़ चलाते उस पर खाली था उतरने के बाद, मतलब बांध के आसपास। हम जब परिणति के आसपास पहुँचे तब तो पेन होने लगा था, दर्द होने लगा। हाँ, तब हम तो लगा कि हम कुछ बात है। हम गाड़ी तब ब्रेक मारे तो चूँकि हम बांधे हुए थे विंड सीटर, सामने तो एक बित्ता मेरा खुला रहता है तो सब ठंडा लगता है, तो वही खुला हुआ जो स्पेस था उसी से लगता है गोली लगा था। तो हम तो शुरू में अगर समझ जाते थे गोली लगा हुआ है तो हम गाड़ी भी नहीं चला पाते। आपको लगा कि कुछ पीछा चल रहा है? ना, कुछ भी हमको नहीं पता चला। नॉर्मल वे है, रोज आना क्या आदमी बाइक से आना जाना करते हैं? हाँ, बाइक से। बोलिए ये क्या मतलब किसी को दुश्मनी वगैरह है आपका? देखिए, ऐसे तो दुश्मनी जिससे विरुद्ध हम काम करते हैं विधि सम्मत सबसे दुश्मनी होना जायज़ है। वकील है, पैसे से पक्ष भी है विपक्ष भी है, खाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि दिया हो पूर्व में आपको नहीं, 1-2 आदमी तक बिल्डिंग तो लेते हम कंप्लेन किए हुए हैं। जिसमें एटलीस्ट बिल्डिंग डिमोलिश था तो फाइन तक चला जाए, हो सकता है वही लोग की हो। अच्छा, आप बता रहे थे कि गोली चला तो आवाज़ नहीं, तो क्या लग रहा है बंदूक में साइलेंसर वगैरह लगा है? ना, हम तो लग रहा है कि आवाज़ हुआ होता जरूर। इतनी नहीं दाढ़ी सब ऑटो वाला सब देती रहता से गाड़ी चलाता है, दब दिया होता ना। ये हम महसूस नहीं कर। सच्चाई है कि हम तो कुछ भी अंदाजा नहीं। क्या वो गोली लगा? यहाँ तो पता चला एक गोली है। अच्छा, जो गोली लगा हुआ तो उसी में चला रहे थे गाड़ी आप? हम तो पता भी नहीं चला। बोले तो हम तो भीड़ से निकले तब तो हम लोग अमृत मानते थे जल्दी डेरा पहुँचे। जब पेन हुआ तब देख रहे हैं, चूँकि अदर वाइट शर्ट हम पहने होते जैसे, अदर विंड सीटर नहीं होता, मेरा सामने खुला हुआ नहीं होता
तो आप रोड पर किसी से पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ सामने चश्मा रखता है, विंड शीटर ही पहनते चलता है, ठंडा में खासकर। अगर वो नहीं रहता तो अगर हम तुरंत अगर देख लेते हैं तो ब्लड इतना ज़्यादा है तो हम शायद गाड़ी भी नहीं चला पाते, हादसा से कुछ हो भी जाता हम। हत्या की साजिश की पूरी आपकी। हाँ मानते तो हम यही चले। जो है अय्यापुर थाना के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि अय्यापुर थाना अंतर्गत ही शेखपुरा जो प्लेस है उसके रहने वाले अमर झा एडवोकेट हैं, उनको गोली लगा है सीने में। तो उसके तुरंत बाद थाना द्वारा जो है वहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचा गया। तो वहाँ से पता चला कि जो है इनको हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ प्राइवेट एक निजी अस्पताल है, वहाँ भर्ती कराया गया। थाना द्वारा वहाँ पहुँचा गया और इस संबंध में जो है एडवोकेट जो उस समय घायल थे, उसी समय होश में थे, उसी में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अखाड़ा घाट के पुल के पास उनको जो है कि अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली लगी है। इस सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना द्वारा घटनास्थल पे वहाँ पहुँचा गया, परंतु क्योंकि जो है कोई निश्चित प्लेस वहाँ नहीं था तो इस वजह से वहाँ पर जो है पीओ इस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद जो है हम लोगों के जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोगों ने कंटिन्यू किया और उसके बाद हम लोगों ने जो है हम लोगों को सूचना मिला कि आज वादी के घर पे भी कुछ जो है भैंसा वैसी या कुछ माहौल ख़राब होने की बात इवनिंग में आई है। तो उसके सत्यापन के लिए हमारी टीम जो है जो अधिवक्ता हैं उनके जो पैटर्नल घर है वहाँ पर हम लोग गए और हमारी टीम और एफएसएल टीम ने वहाँ पर विज़िट किया तो पाया कि घर पे ब्लड पाया है और जो पड़ोसी हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शाम में जो है कुछ बात पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें उनके द्वारा सुनी गई हैं और जो आगे क्या हुआ इस संबंध में पड़ोसियों द्वारा कुछ भी कहने से इनकार किया गया। परंतु अभी तक के जो क्योंकि नाइट हो गया तो अभी लिमिटेशन है हम लोगों का भी, और सीसीटीवी और वो हम लोग अभी कवरेज नहीं कर पाए हैं। तो कल दोपहर तक हम लोग इस चीज़ को स्पष्ट कर देंगे कि जो है घटना का पीछे रीज़न क्या है और जो घटना किनके द्वारा की गई है और घटनास्थल जो रियल घटनास्थल है वो कहाँ पर पड़ेगा। और इस संबंध में जो भी अपराध कर्मी या जो हैं अगर आपसी रंजिश में भी ये घटना हुई है, जैसे कि फैमिली का भी एक एंगल सामने आ रहा है, एक एंगल है वो भी, और उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर वो भी हुआ, कोई भी एंगल होगा अगर इसमें जो भी सामने आएगा तो प्रॉपरली हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करके बाद में अरेस्ट करके और कन्विक्शन तक ले जाएंगे। परिजनों से बातचीत हो पाई है, वो लोग कुछ बता रहे हैं? परिजनों से हुई है बातचीत, उनके द्वारा जो है अभी तक के जो बयान दिए गए हैं वो, क्योंकि वो लोग अभी मेंटली शॉक कंडीशन में हैं तो उनके बयान अभी स्टेबल नहीं हैं। थोड़े सभी लोगों के अलग अलग बयान हैं तो अभी उनके बयान से ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। परंतु बेसिक एक पॉइंट क्लियर है कि वो जो है अपने घर पे उनके जो ब्लड मिला है उस चीज़ के वो लोग इसको एग्री कर रहे हैं कि वो उन्हीं का है और उनके सामने गिरा, परंतु जो घटनाक्रम है उससे वो अपनी अनभिज्ञता अभी तक जाहिर कर रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोगों को और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अमर कुमार झा को अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मारे जाने के बाद जिले के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। घटना के संबंध में एडवोकेट्स एसोसिएशन के सहायक सचिव सह मानवाधिकार अधिवक्ता इसके झा ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं तो शहर किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं होंगे तो न्याय के लिए संघर्ष कौन करेगा। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इसके लिए सरकार से मांग की है और अधिवक्ता अमर कुमार झा पर हमला करने वाले हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। वरीय अधिवक्ता राम शरण सिंह, वीरेंद्र कुमार लाल, विजय कुमार शाही, श्रीनिवास शर्मा, भोलेनाथ वर्मा, मुकेश ठाकुर, अशोक कुमार सिंह, प्रमोद ठाकुर, ब्रजेश कुमार, संगीता कुमारी, नेहा कुमारी, कवि कुमार, राम सरोज सिंह, अजय कुमार और कबीर राज ने अधिवक्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और जिला प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। बहुत शर्मिंदगी की बात है, कानून के जो रखवाला हैं उन्हीं पर गोली चले। इससे जाहिर होता है कि बिहार में जो प्रशासन है, जो शासन है, वो सुशासन की बात जो सरकार कर रही है बिल्कुल गलत बात है, असत्य बात है। ऐसा कोई सुशासन नहीं चल रहा है, पूरा कुशासन चल रहा है। जैसा कि अभी हाल में हमारे साथी अधिवक्ता के साथी के साथ जो हुआ है, बहुत शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। इसका हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि जो घटना घटित किए हैं
उसको खोजबीन करे और उसको उसके खिलाफ जो है सो अभियान चलावे, उसके अरेस्टी होना जरूरी है। हम सभी अधिवक्ता उसके लिए प्रयासरत रहें। ये कंप्लीट पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। यहाँ आए दिन जनरल पब्लिक की हत्या हो जा रही है और जनरल पब्लिक को छोड़िए, अधिवक्ता जैसे विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर गोली चल जाना, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोग इस मामले में पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि पुलिस हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार करे और उसे जेल भेजे, अन्यथा हम लोग आगे की कार्रवाई करने पर विचार करेंगे। यह बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना को जब से हम लोगों ने सुना है, आज दिन भर दोनों संघ के तमाम अधिवक्ता गण काफ़ी जो है सो मर्माहत थे। और इतना ही नहीं, बिहार में सारे अधिवक्ता संघ जो है इस घटना को लेकर के काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि एक अधिवक्ता पर हमला हो जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि वह शहर में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। क्योंकि वह अधिवक्ता जो न्याय के लिए लड़ता है, जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है, वह अधिवक्ता ही अगर सुरक्षित नहीं है तो इतना समझ लीजिए कि वह शहर में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और पिछले 48 घंटा में जो शहर का जो स्थिति जो है, जिसमें लाश का बरामद हो जाना, हत्या हो जाना, लूटपाट की घटना हो जाना, यह काफ़ी मर्माहत करने वाली खबर है। काफ़ी दुख होता है कि जिस शहर में हम लोग रहते हैं उस शहर में पुलिस प्रशासन की भी काफ़ी संख्या है, इसके बावजूद भी इतने बड़े वारदात का हो जाना यह काफ़ी दुखद है। और कहीं से भी अधिवक्ता पर किसी भी प्रकार का जो है सो हमला होना यह एक सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इमीडिएट जो हमलावर है उनकी गिरफ्तारी हो और उनको जेल भेजा जाए और उनके विरुद्ध ट्रायल जो है सो स्पीडी ट्रायल चले और उनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिले, क्योंकि अधिवक्ता पर हमला जो है कहीं से भी उचित नहीं है। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए 21 नवंबर गुरुवार का दिन काला दिवस साबित हुआ। जिले में लगभग आधा दर्जन शव मिलने से और एक अधिवक्ता पर गोलीबारी की घटना से पूरे जिले में दहशत का माहौल है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मयंक कुमार मुन्ना ने कहा कि हम लोगों के महागठबंधन के राज को विपक्ष जंगल राज कहती है, तो हम उनसे पूछते हैं कि अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है। लगातार जिले में अपराध बढ़ रहा है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। आए दिन मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से छिनतई की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सड़क पर कहीं भी पुलिस की टीम नहीं दिखती है। पुलिस केवल शराब पीने वालों को पकड़ने में लगी हुई है। अपराध होने के बाद कुछ अपराधियों को पुलिस पकड़कर ढिंढोरा पीटती है, लेकिन अपराध रोकने या कम करने की उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। वहीं राजद के प्रदेश सचिव मोहम्मद वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बच्चे डर से स्कूल जाना नहीं चाह रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने की जगह केवल शराबबंदी कानून को पालन कराने में लगी हुई है। नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की बातें खोखला साबित हो रही हैं। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जब हम लोग महागठबंधन के सरकार को विपक्ष के लोग जंगल राज बोलते हैं, तो क्या ये मंगल राज है? जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, पुलिस निश्चिंत है, पुलिस दिन में कहीं नज़र नहीं आती। सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक में रिटायर लोग, बुजुर्ग लोग निकलते हैं। आजकल चीनी बीपी का ज़माना है, तो बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है। तो उस समय भी कहीं पुलिस नहीं। पुलिस सिर्फ 11 बजे रात से सुबह तक कोई आदमी लगन में से लौट रहा है, वो दारू पिए हुए है कि नहीं, छोटी गाड़ियों को रोकना, उसको चेक करना और दारू पर पैसा उगाही करना, दारू बेचवाना, दारू पर कलेक्शन करना। पुलिस को इस बात के अलावा किसी बात से मतलब नहीं। जब क्राइम हो जाता है तो पुलिस में एक टीम है जो अपना उद्भेदन कर देते हैं लोग, लेकिन क्राइम को रोकने के लिए जिला पर इतने तरह के एसपी आ गए, इतने तरह के डीएसपी आ गए, इतने तरह का सेल बन चुका है, लेकिन कहीं कोई रोड पर तो नहीं दिखते हैं। सब चेंबर में अपना नेटवर्क से पुलिसिंग चला रहे हैं।
प्रशासन को रोड पर उतर के अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए और अपराध को बिल्कुल रोकना चाहिए। सरहद असुरक्षित महसूस कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जनता उग्र हो जाएगी। ये मुजफ्फरपुर है। निश्चित रूप से अधिवक्ता का एक संगठन है। जब कोई भी बात होता है तो वो लोग बार एसोसिएशन के नेता, वहाँ लीडरशिप है, वो लोग भी आंदोलन करते हैं। और समाज के ही डॉक्टर हों, अधिवक्ता हों, इंजीनियर हों, व्यवसायी हों, चाहे कोई आम आदमी हो, सबके लिए कोई अलग से कानून नहीं बना है। कानून सबके लिए बराबर है और सबकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी इसी समाज के अंग पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उन पर है। तो वो अपना काम, अपनी ईमानदारी जैसे शपथ लिए उस तरह से ईमानदारी पर आए, रोड पर आए, सही से अपने कार्य को करेंगे तो अपराध पर बिल्कुल अंकुश लगेगा। अभी जैसे बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो उसको तो वो तो प्रशासन ही ना लगाम में लाएंगे। उसके लिए जिम्मेवार प्रशासन के लोग हैं। नेता कोई भी पार्टी का नेता जिम्मेवार नहीं है। हाँ, सरकार के लोग को उस पर मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार में, सुशासन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले कल मुजफ्फरपुर शहर वासियों को जिला में देखने को मिला। इसलिए कि सोशल मीडिया से लेकर के आज प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम चीज़ें पर जो है 5 हत्याएं, 1 गोलीबारी, जिसको लेकर के काफ़ी जो शहर के लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। कोई भी महिलाएं जो है या बच्चे घर से निकलना जो है अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार कहने वाले जो इनकी जो समझिए सरकार जो है फेलियर है। इसलिए कि जो जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही है और लगातार तो कहा जाता था कि तो जिस तरीके से लोग कहते हैं जंगल राज, तो अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है? जो डबल इंजन की सरकार ये बताएं आवाम को जो है कि जो है ये कौन सी जो है महाजंगल राज चल रहा है जिसमें जो है जनता असुरक्षित है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं कर। तो मानिए नीतीश सरकार के जो भी जो है समझिए जिला प्रशासन है वो अपने आप को जो है अगर जो है बड़े पदाधिकारी छोटे को कहते हैं तो वो उनकी नहीं मानते हैं। मगर हमें जहाँ तक लगता है कि ये नीतीश सरकार में जो है जिला प्रशासन जो है सिर्फ शराब का कारोबार कराने में जो है समझिए इनको जो है शराब कहाँ है, शराब कहाँ पकड़ाएगा, हत्याएं जो हो रही हैं या लूट हो रही है, मर्डर हो रही है, इस पर इनकी कोई जो नज़रिया नहीं है, बस सिर्फ शराब पर ही नज़रिया है। पुलिस एवं उत्पाद विभाग की तमाम सख्ती व प्रदेश में प्रवेश की सीमा पर लगे डिटेक्टर व सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर शराब धंधेबाज शराब की बड़ी बड़ी खेप बिहार में लाने में सफल हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब को जब्त की है। यह कार्रवाई मोतीपुर थाना क्षेत्र के मुरसंडी गांव की है, जहां शराब अनलोड से पहले पुलिस ने माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे के नेतृत्व में उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से 340 पेटी चंडीगढ़ निर्मित शराब बरामद की। वहीं मौके से ट्रक चालक हरियाणा निवासी मोहम्मद नईम को दबोच लिया गया। बताया जा रहा है कि शराब की बड़ी खेप नागालैंड से बिहार लाई गई थी, जिसको मोतीपुर इलाके में अनलोड करना था। उत्पाद पुलिस लोकल दारू माफियाओं का कनेक्शन खंगालने में जुट गई है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। मोतीपुर थाना अंतर्गत मुसंडी एक जगह है जहां से विदेशी शराब जब्त किया गया, एक ट्रक जिसमें 340 पेटी विदेशी शराब मिला है और ये शराब फॉर सेल इन चंडीगढ़ है। और एक गिरफ्तारी भी की गई है ड्राइवर की, उसका नाम है मोहम्मद नईम। कहाँ से कहाँ ही जा रहा था? ये चंडीगढ़ से शराब आया है और ये मुजफ्फरपुर मोतीपुर से जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करने का प्लान था इनका। मुख्य कारोबारी को चिन्हित किया गया है। हम लोग अभियोग दर्ज कर रहे हैं उनके विरुद्ध में। आगे सर शराब को लेकर किस तरह? बिल्कुल हम लोग का अभियान चलेगा। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। जब भी सूचना मिलती है त्वरित छापेमारी की जाती है और जब भी किया जाता है। विशेषकर पूर्वी इलाका में सर शराब पीने से पिछले दिनों मौत हुई थी, उसमें सर किस तरह का छापेमारी कार्रवाई? हम लोग लगातार छापेमारी अभियान चलाते रहेंगे ऐसे ही, और हमारा रुख हमेशा ऐसे ही रहेगा। ड्रोन और खोजी कुत्ता का भी लिया जा रहा है? हाँ, ड्रोन का भी हम लोग ये कर रहे हैं और डॉग स्क्वाड भी है जिसके माध्यम से छापेमारी की जाती है। आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, आगे भी जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर के राजद नेता मोहम्मद हैदर आज़ाद को राजद ने निष्कासन से मुक्त कर दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र जारी कर मोहम्मद हैदर की पार्टी के प्रति आस्था व समर्पण को देखकर निष्कासन मुक्त कर दिया।
उन्होंने भविष्य में गलती नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही पार्टी के विधायक व अन्य किसी नेता के खिलाफ अवांछनीय टिप्पणी नहीं करने के लिए कहा। इसकी प्रतिलिपि जिलाध्यक्ष को भी भेजी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोहम्मद हैदर आज़ाद को राजद से निष्कासित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनता दल से कौन निकाल देगा? राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी हमारे नेता है, राष्ट्रीय जनता दल दिल में, इसलिए हम लोग लालू जी के सिपाही हैं। हम पार्टी से कभी नहीं निकले, दल से निकले, दिल से नहीं निकले। लालू जी हमारे नेता हैं। फिर से हमको 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना है। इसी संकल्प के साथ पूरे संगठन को मजबूत करना है। वापस कैसे हुई? निष्कासित जो हुए थे उसको रद्द कैसे हुआ? तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान हुआ। उन्होंने जगतानंद बाबू प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किए। बात करने के बाद में निष्कासन मेरा समाप्त हुआ है और पार्टी संगठन मजबूत किया है। कभी भी हम पार्टी से अलग नहीं है। पार्टी के विचारधारा हमारे दिल में है। पार्टी के विचार दल से कौन निकाल देगा? दिल में है लालू जी। हमारा पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। नहीं ना, तो फिर निष्कासन कैसे रद्द हुआ? आपको क्या किए, क्या लगा पार्टी को कि हैदर आज़ाद? ऐसा नहीं, मान लिया कुछ हो सकता है, एक जगह के रहने में होता है, कुछ कमी बेसी होता है, वो कोई बात नहीं है। पार्टी संगठन मजबूत करना है, एक जगह फिर रह के सब संगठन को मजबूत करना है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां और सक्रिय होती दिख रही हैं। शुक्रवार को भारतीय सार्थक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान मुजफ्फरपुर के साहिबगंज पहुंचे। बीते दिनों पूर्वी चंपारण में जिराती टोला निवासी रामविलास महतो सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और उनके पुत्र ब्रजेश कुमार की मौत हो गई थी। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी लेते हुए सांत्वना दी और कहा कि सरकार द्वारा मिलने वाली मुआवजा दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके बाद गुलाब पट्टी में एक शादी समारोह के मौके पर पहुंचे। वहां लोगों को उनके हक अधिकार के साथ राजनीतिक हिस्सेदारी लिए जागरूक किया और अपने पार्टी को साहिबगंज विधानसभा में मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ता महाशन महतो को निर्देश दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव रामाकांत महतो, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अर्जुन चौहान, राष्ट्रीय सचिव धनराज महतो, SC/ST प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार चौहान समेत अन्य ग्रामीण थे। आज एक सांस्कृतिक सामाजिक शादी का समारोह है। समाज के लोगों के द्वारा हमको बुलाया गया है। आज उसी कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और इधर पता चला है कि बगल में एक हमारे समाज के ही एक युवा जो दुर्घटनाग्रस्त होकर एक्सपायर कर गए हैं, उनके पिताजी आज ज़िंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। तो हमने उनके परिजनों से भी मिला, उनके दुख दर्द को जाना है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिजन को जो 4 लाख राशि है मुआवजा है वो देने का काम करे, ताकि जो बचे हुए परिजन, इनके पिताजी हैं जो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनको थोड़ा सहायता मिल सके। समाज में देखा जाता है कि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में जैसे मुआवजा लेने का प्रक्रिया हो, ये सब देखिए सरकार के द्वारा तो प्रावधान है, लेकिन पदाधिकारी के उदासीन रवैया के कारण लोगों को परेशानी होती है और हमारे समाज के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको अनुभव नहीं है कि हम कहाँ जाएं, इसके लिए कैसे प्रयास करें। इसलिए समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको आगे बढ़ चढ़ के आकर के इन लोगों को मदद करनी होगी। उसके लिए हमारी पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी इस पर पहल करके मुआवजा दिलाने का काम करेगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा आयोजित शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के 3य दिवस का यज्ञ शुक्रवार को संपन्न हुआ। यज्ञ में नारी जागरण के लिए विभिन्न संस्कार की जानकारी दी गई। वहीं टोली नायक संध्या तिवारी ने विभिन्न संस्कार संपन्न कराए, जिसमें दीक्षा, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार एवं विद्या संस्कार, नामकरण संस्कार भी संपन्न हुए। संध्या में 1100 दीपक के माध्यम से दीप यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। टोली नायक संध्या तिवारी ने दीप यज्ञ के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते हुए कहा कि दीपक का काम खुद जलना और अपने प्रकाश से दूसरे को प्रकाशवान बनाना होता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी साधनामय होना चाहिए। यज्ञ में भाग लेने वाले सभी लोगों को देवस्थान का फोटो, एक वृक्ष और हारिए न हिम्मत नामक पुस्तक दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर बोधि कश्यप, सोनी तिवारी, सुष्मिता सिंह, शशिकला राय, प्रेमलता कंठ, सुगंधा चौधरी, दादा मनीष ठाकुर, ममता शर्मा, गार्गी श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद राजकुमारी देवी, रिया सिंह उपस्थित रहीं। गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन सुबह 8 बजे से
गायत्री महायज्ञ कराया गया और विभिन्न संस्कार जिसमें जनेऊ, मुंडन, विद्यारंभ संस्कार, नामाकरण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार, गर्भधारण संस्कार, पुष्पंग संस्कार का तो सारा कार्यक्रम हो चुका है, यहाँ कराए गए हैं और शाम में भव्य दीप यज्ञ का आयोजन है। ब्रह्मवादी कार्यक्रम है। मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र प्रांगण में 3 दिवसीय इंटर सेक्टर कबड्डी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता विगत दिनांक 20 नवंबर से 22 नवंबर तक ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर के स्टेडियम में आयोजित की गई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेक्टर मुख्यालयों की कुल 18 टीमों ने इस प्रतियोगिता में पूरे जोश और उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटकर लीग कम एलिमिनेशन मैच करवाया गया। शनिवार को फाइनल मैच सीआरपीएफ दक्षिण सेंटर और जोरहट सेक्टर के बीच खेला गया, जिसमें जोरहट सेक्टर की टीम 21-11 से विजेता रही। इस अवसर पर ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर के डीआईजी राकेश कुमार ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की और विजेता व उपविजेता टीम खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र के डीआईजी राकेश कुमार ने बताया कि खेल व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखता है, इसलिए बल के प्रत्येक जवान को कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। खेल केवल शारीरिक सौष्ठव को नहीं बनाता बल्कि इससे मानसिक संतुलन भी बना रहता है। ये 20 नवंबर से 22 नवंबर तक यहाँ पर ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर कैंपस में इंटर सेक्टर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे इंडिया से 18 टीम इसमें पार्टिसिपेट की है। और आज इसके फाइनल मैच में जोरहाट सेक्टर और साउदर्न सेक्टर जो दक्षिण क्षेत्र बोलते हैं उसके बीच में कंपटीशन हुआ, फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें जोरहाट सेक्टर विजयी रही है। लाइनमैन की जो ड्यूटी किए थे, कितना रोमांचक रहा? काफ़ी रोमांच रहा यहाँ पर और जितने भी खिलाड़ी थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने आज अपना पूरा जितना भी मेहनत होता है उसने अपना शो किया, यहाँ द बेस्ट उसने शो किया। लेकिन जीत तो जीत, एक को जीतना पड़ता है, एक को हारना पड़ता है। तो इस मुकाबले में जोरहाट सेक्टर विजयी रही है और काफ़ी वो लोग, उनके प्लेयर काफ़ी रोमांचित भी हैं। विजेता को क्या मिला? क्या अब वो किस रूप में आगे पार्टिसिपेंट होगा? यहाँ पर ऐसा है कि ये इंटर सेक्टर कंपटीशन के बाद में यहाँ पर हम लोग सीआरपीएफ की तरफ से कबड्डी के प्रतियोगिता का यानी प्लेयर का चयन करते हैं और ये फाइनल चयन होने के बाद में हम लोग सीआरपीएफ की तरफ से इंटर जो पुलिस गेम होती है, जो नेशनल लेवल में पुलिस गेम होती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसका यहाँ पर ही चयन होता है कबड्डी की टीम का। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।